वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे इसी कड़ी के अंदर जिसमें सीपीयू शेड्यूलिंग समझाई गई है और न्यूमेरिकल आपके सामने। न्यूमेरिकल में तीन प्रोसेस दी गई हैं, P1, P2, P3। इन तीनों का अराइवल टाइम अलग अलग है। एक जो प्रोसेस P1 है वो 0 टाइम पे अराइव हो रही है, प्रोसेस P2 जस्ट 0.4 पे अराइव हो रही है और उसके बाद बड़े आराम से 1 मिली सेकेंड पे जाके P3 अराइव हो रही है। तीनों का बर्स्ट टाइम भी अलग अलग है। पहली वाली का 8 है, दूसरी वाली का 4 है और अगली का 1। सबसे पहले हमें FCFS से करना है इसको, फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट से करना है और फिर नॉन प्रीएम्प्टिव SJF से करना है। और इनमें हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और उसका थ्रूपुट निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं FCFS से। तो अगर मैं FCFS की बात करूं तो FCFS मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि बड़ी आसान भी होती है। तो इसका गैंट चार्ट बनाने से शुरू करूंगा तो गैंट चार्ट इसका बड़ा आसानी से बन जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे ले लूंगा P1 और P1 को ले लूंगा 0 से लेकर 8 तक। उसके बाद लूंगा मैं P2 और उसको ले लूंगा मैं 8 से 12 तक और उसके बाद ले लूंगा मैं P3 जो कि 13 तक। और मैंने तीनों बराबर बना दिए, लेकिन आप पेपर में इसको छोटा बड़ा कर देना, मतलब जिसका जितना साइज उसका उतना बड़ा बॉक्स, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो FCFS में बहुत आसानी है। देखिए आप फिर से क्वेश्चन को देखिए, अराइवल टाइम 0 पे जैसे ही अराइवल हुआ P1 का तो उन्होंने क्या करा, 8 के 8 बर्स्ट टाइम पूरा उसको दे दिए। फिर P2 तो आ ही चुका था, P3 भी आ चुका था क्योंकि 8 बर्स्ट टाइम तो बहुत होता है हमारा। पहले मिली सेकंड पे ही सारे तीनों प्रोसेस आ चुकी थी। 0 पे एक आई, फिर 0.4 पे आई, फिर 1 पे आ गई। तो हमने 8 दिए P1 को, फिर बचा हुआ दिया 4 जो दिया P2 को और आखिरी में दिया P3 को, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। तो हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम। अब हमें क्या करना है कि टर्न अराउंड टाइम निकालना है P1 का और P2 का और P3 का। और इसके बाद हम जब ये निकाल लेंगे, ये जो टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे, तो हम इसी का एवरेज कर देंगे। तो वो हो जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। हम लिखेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, हो सकता है कि मेरे शॉर्ट फॉर्म से आपको दिक्कत हो, लेकिन आप पेपर में पूरा लिख के आइएगा। बारी आती है टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? पहली बात तो ये मैं आपको दोबारा रिकॉल करा दूं। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है कि जिस टाइम पे उस प्रोसेस ने अपना कार्यक्रम पूरा समाप्त करा, मतलब फिनिश करा, और किस टाइम पे वो आया था। देखिए 8 के साथ तो ऐसा ही, P1 के साथ ऐसा है कि इसका 8 मिली सेकंड में काम खत्म हुआ और 0 पे आया था, तो इसमें सीधे सीधा आप 8 लिखेंगे। P2 जो है, P2 का काम जो हुआ 12 में खत्म हुआ, लेकिन P2 कोई 0 से नहीं आया था, P2 तो 0.4 से आया था, इसलिए इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ? 11.6। उसके बाद P3 जो है, P3 का काम जो खत्म हुआ है वो 13 पे हुआ है और ये आया तो 1 पे था, इसलिए इसका आंसर हुआ 12। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा टोटल 31.6 अपॉन 3, जिसको आप अगर लिख सकते हैं तो 10.53 मिली सेकेंड। आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से एक आंसर निकाल दिया। अब बारी आती है वेटिंग टाइम निकालने की, और वेटिंग टाइम के बाद हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम भी देखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम किसका? P1 का देख लेते हैं, फिर P2 का देख लेंगे और आखिरी में P3 का। तो चलिए, वेटिंग टाइम कितना किसने इंतजार किया? तो P1 ने तो मेरा ख्याल से गुजारा सब इंतजार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि P1 तो आया 0 पे और आते साथ ही लग गए काम पे। P2 ने, आपको दिख रहा होगा कि 8 से 8 मिली सेकेंड तक इंतजार किया, लेकिन नहीं, ये आया 0 पे नहीं था, ये आया था 0.4 पे, इसलिए P2 ने इंतजार तो किया, 8 मिली सेकेंड का नहीं किया। उसके अराइवल टाइम से आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा इसका 7.6। ट्रिकी है थोड़ा ये भाई, P2 भी 0 पर नहीं आया। अगर 0 पर आया होता तो सिंपल में 8 लिख देता है यहाँ पे, क्योंकि दिख रहा है गैंट चार्ट के अंदर। लेकिन P2 खुद जो है 0.4 तक पे आया ना। वैसे ही सेम गोज विद P3 12 पे आया है, यहाँ पे 12 पे उसको चांस मिला, मतलब 12 तक उसने इंतजार कर, लेकिन वो खुद 1 पे आया था, अराइवल टाइम उसका 1 था, इसलिए यहाँ पे आएगा 11। इसका अब अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या आएगा? इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 18.6 अपॉन 3, जिसका मतलब होगा 6.2 मिली सेकेंड। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको अगर थ्रूपुट निकालना है तो थ्रूपुट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पूरा जितना भी आपका, जितनी भी प्रोसेस है, कितनी प्रोसेस है? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम इन कंप्लीटिंग दैट 3 प्रोसेस, ये आपका थ्रूपुट आया। टोटल टाइम जितना लगा ये आपका थ्रूपुट आया। ये तो एक बात हुई, ये क्या हुआ? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब हम देखेंगे SRTF। तो अब हम देखेंगे SRTF में शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट लिया जाता है।
शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। अब देखिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसका अगेन वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गैंट चार्ट एक बार अगर आपने सही बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोसेस P1 0 पे अराइव हुई थी, प्रोसेस P2 0.4 पे और प्रोसेस P3 0.1 पे। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो बर्स्ट टाइम है वो सबसे कम जो है वो P3 का है। लेकिन P3 के साथ परेशानी है कि P3 बड़ा लेट आया, और P3 जब नहीं था तब हमारे पास P1 आ चुका था। अब जाहिर सी बात है जब CPU खाली बैठा हुआ और P1 सामने मौजूद होगा तो सबसे पहले P1 का ही नंबर लगेगा। तो यहाँ पे शुरुआत जो हुई इस न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे शुरुआत 0 सेकंड पे P1 की होगी। P1 की जब शुरुआत हुई तो P1 0 से लेके 0.4 तक चलेगा, क्योंकि उस मोमेंट ऑफ टाइम पे कोई भी अवेलेबल नहीं था और P1 का बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा था 8 था, लेकिन मजबूरन CPU को उसको चलाना पड़ा क्योंकि रिमेनिंग टाइम है, सबसे कम टाइम जिसका होगा उसको हम लेंगे। तो हमें यहाँ पे जैसे ही 0.4 पे जैसे ही P2 का आगमन हुआ और उसका बर्स्ट टाइम 4 दिखा तो ऑटोमेटिकली क्या करा, CPU ने P1 को छोड़ा और P2 में लग गया। किसमें लग गया? P2 में। और ये काम P2 का वो 1 तक करता रहा। 1 तक इसलिए करता रहा क्योंकि 1 वो टाइम था, 1 मिली सेकेंड वो टाइम था जिस टाइम पे P3 अराइव हो गया था, और P3 का जो बर्स्ट टाइम था वो P2 से और P1 से दोनों से ज्यादा बेहतर था। तो इसलिए यहाँ पे SRTF के अंदर अब एंट्री होगी किसकी? हमारे P3 की, और P3 चलेगा और यकीनन चलेगा और अपना काम पूरा करेगा क्योंकि सबसे रिमेनिंग टाइम उसी का सबसे अच्छा है। अब आपने जब पीछे पलट के देखा तो आपके पास 2 बचे हुए इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट टास्क आपके कौन से? एक तो P2 का और एक P1 का। लेकिन अभी P1 की अगर बात करें तो 8 में से 0.4 ही हुआ था, इसका मतलब 7.6 बाकी है। वहीं P2 में 0.4 से 1 तक चला, मतलब 0.6 हुआ था और उसका टोटल जो था 4 था, मतलब उसका 4 पॉइंट ये अपना बर्स्ट टाइम 4 था तो उसका 3.4 तक ही हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी अब जंग कौन जीत गया? यहाँ पे जंग जीत गया हमारा P2। जैसे P2 जीता तो P2 ने, क्योंकि उसका बचा हुआ जो था वो जितना था उसका 3.4 था, वो 3.4 यहाँ लगाया उसने तो वो 5.4 तक आगे कंप्लीशन मारा, और कंप्लीशन मारने के बाद आखिरी में अब जो बचा कुचा था वो सब किसको दे दिया? वो सब आपके P1 को दे दिया, और यहाँ पे लिखा 13। मैं 13 इसलिए लिखा क्योंकि आप अगर देखेंगे तो उसका 0.4 पहले भी हो चुका था, तो 8 में से 0.4 हो गया तो 7.6 बचा हुआ 7.6 यहाँ लगाया तो अपना आप ही वो हो गया 6, और 6 के बाद 7.6 मतलब 0.6 यहाँ लगाया तो 6, और उसके बाद में 7, और आप जानते हैं कि इसका आंसर आएगा 6 और 7 का 13। अब यहाँ पे बारी आती है टर्न अराउंड टाइम की और वेटिंग टाइम निकालने की। तो देखिए टर्न अराउंड टाइम निकाल रहे हैं हम, टर्न अराउंड टाइम फॉर P1, फॉर P2 एंड फॉर P3, तीनों के लिए निकालेंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरी टर्मिनोलॉजीज को समझने लगे होंगे। तो देखें आगे, टर्न अराउंड टाइम फॉर P1। भाई देखो P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? P1 जो था वो आया कितने पे था? 0 पे, और वो उसका कार्यक्रम समाप्त कब हुआ? 13 पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा 13 - 0, तो उसका टर्न अराउंड टाइम आया 13 मिली सेकेंड। फिर आई बात P2 की। P2 कंप्लीट जो हुआ वो 5.4 सेकंड पे हुआ, मतलब घड़ी में जब 5.4 बज रहे थे तब कंप्लीट हुआ, और P2 आया कितने पे था? 0.4 पे। तो ये आएगा 5.4 - 0.4, दैट इज 5 मिली सेकेंड। सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा लफड़ा पालना ही नहीं इसके अंदर। P3 का काम खत्म हुआ 2 पे और P3 आया था 1 पे, तो 1 मिली सेकेंड। आप इसको अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका कितना? 14 और 5 19, तो ये टोटल हुआ इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 19/3, जिसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.33 मिली सेकेंड। सिंपल इज दैट। अगला हमारा क्या है टारगेट? अगला टारगेट है वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना, तो हम वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम निकालने के लिए प्रोसेस P1 ने कितना वेट करा, कितना इंतजार करा, देखते हैं। पहली बार में तो कुछ भी नहीं इंतजार करा, तो सीधे 0 लिख देंगे प्लस। फिर यहाँ पे P1 ने इंतजार करा कितना? ये इंतजार आपका प्रोसेस P1 का यहां से लेकर के इंतजार उसका कायम रहा यहां तक। P1 का नंबर तो उसके बाद ही आया ना, तो आप देखेंगे जरा कि 0.4 से लेकर के 5.4, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आएगा। भाई 0.4 से आगे बढ़िए तो आप अगर 5.4 - 0.4, ये 5 ही आएगा ना टोटल।
तो ये टोटल 5 मिली सेकेंड तक का इंतजार करा। तो यहाँ पे आएगा, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.4 माइनस 0.4, दैट इज, इसको अगर कहेंगे वेटिंग टाइम फॉर P1, वेटिंग टाइम फॉर P1 कैलकुलेट कर रहा है, ये आया 5 ms, ये P1 का वेटिंग टाइम था। ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट इज P2। P2 ने कितना इंतजार करा? P2 ने सबसे पहला इंतजार जो करा ना, P2 का जो वेटिंग टाइम आया, वेटिंग टाइम फॉर P2 ये आया सबसे पहला, तो उसने 0.4 पे इंतजार करा, बिल्कुल 0.4 पे इंतजार करा, 0.4 पे इंतजार करा। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो 0.4 पे तो आया था वो, भाई P1 तो चलो 0 पे आया था, लेकिन P2 ने कोई इंतजार नहीं करा। ये 0.4 दिख रहा होगा आपको, लेकिन वो अराइव भी तो 0.4 पे होगा, तो इसको हम ऐसा गिन लें कि 0.4 माइनस 0.4, तो जितने टाइम पे वो उसको चांस मिला और जितने टाइम पे वो अराइवल हुआ, तो ये तो 0 हो गया। अब यहां से यहां तक तो P2 खुद चला, फिर P2 ने एक यहाँ पे इंतजार करा छोटा सा, यहाँ पे उसने इंतजार करा P2 ने, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सिर्फ कुल मिला के P2 ने इतना ही इंतजार करा जेन्युइनली। तो यहाँ पे उसको +1 कर दें तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो आएगा ना वो आएगा 1 मिली सेकेंड और कुछ नहीं आएगा। गैंट चार्ट सच्चाई बताता है, अंडर ने सामने गैंट चार्ट सही लिखा। अब आएगा अगला हमारा P3। P3 जो है, P3 एक पे उसका अराइवल था, वो जैसे अराइव हुआ वैसे उसने कोई वेट नहीं करा, डायरेक्ट उसको मिल गया चांस। तो यहाँ पे 1 - 1 लिखोगे तो आपका 0 मिली सेकेंड आंसर आएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये टोटल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 6, जो एवरेज वेटिंग टाइम आएगा, एवरेज वेटिंग टाइम जो आएगा वो आएगा 6/3, दैट इज 2 मिली सेकेंड। और सेम अगर इसके अंदर आपसे थ्रूपुट पूछा जा रहा है सेम चीज में, तो आप देख लें जरा कि कितना यूनिट लग रहा है आपको, टाइम कितना लग रहा है, 13 लग रहा है। और यही 13 टाइम जो था आपको पहले भी लग रहा था जब आपने FCFS पढ़ा था। तो अगेन इसका थ्रूपुट कैसे आएगा, 3 नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम स्पेंडिंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस, ये आपका थ्रूपुट है। ये सब बादल बने हुए लिखे मतलब थ्रूपुट। ठीक है, अब इसमें आखिरी पोर्शन बचता है नॉन प्रिएम्प्टिव SJF। देखिए अब नॉन प्रिएम्प्टिव SJF में क्या होता है, नॉन प्रिएम्प्टिव SJF जो है उसको साफ कहता है कि कोई प्रिएम्पशन नहीं, नॉन प्रिएम्प्टिव SJF। यहां पे गैंट चार्ट जो बनेगा बड़ा आसान सा बनेगा। यहाँ पे गैंट चार्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा कि शुरुआत जो होगी वो 0 सेकंड से लेकर के और 8 सेकंड तक होगी, और 8 सेकंड तक P1 बिल्कुल काबिज रहेगा और P1 किसी को आने भी नहीं देगा। अब है क्या चक्कर कि यहाँ पे नॉन प्रिएम्प्टिव SJF के अंदर क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब प्रिएम्पशन तो नहीं है, P1 आया, P1 का सबसे बड़ा वर्स्ट टाइम था, लेकिन जब तक P1 कंप्लीट हुआ ना तब तक उसको किसी ने प्रिएम्प्ट तो नहीं करा, इंटरप्ट तो नहीं करा। लेकिन P1 के खत्म होने के बाद अब FCFS नहीं है कि P2 का नंबर आ जाए, यहाँ पे P2 और P3 में कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन में जीतेगा कौन, P3। और P3 इसलिए जीतेगा क्योंकि P3 का बहुत ही कम बर्स्ट टाइम है और वो है 1। उसके बाद जो बचा हुआ कुछ नंबर है वो सारा का सारा P2 को चला जाएगा और 13 तक में काम हो जाएगा। बहुत आसान टेक्निक है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम किस किस का निकालना है, आपको निकालना है P1 का, आपको निकालना है P2 का, आपको निकालना है P3 का। जब आप ये देखेंगे तो टर्न अराउंड टाइम P1 का कितना आया, P1 का भाई 8 तक में कंप्लीट हुआ, 0 पे आया था, तो 8 - 0 इज 8 मिली सेकेंड। उसके बाद फिर क्या था, P2 का देख लो, P2 13 में कंप्लीट हुआ और P2 आया कितने में था, 0.4 में तो खुद आया था, अराइवल टाइम उसका ये था, तो आया 12.6 मिली सेकेंड। उसके बाद P3 9 में कंप्लीट हुआ और 1 में तो खुद आया था, उसका अराइवल टाइम 1 था, तो इसलिए ये क्या हुआ 8 मिली सेकेंड। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 16, और 16 के बाद हो जाएगा ये 12.6 अपॉन 3। जब इसको आप करेंगे तो इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकलेगा, इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकलेगा 9.53 मिली सेकेंड। सिंपल सी मैथ्स है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आप ना कर पाओ। उसके बाद आती है इसका वेटिंग टाइम निकालने का तरीका। तो वेटिंग टाइम फॉर P1, वेटिंग टाइम फॉर P1 क्या आएगा, वेटिंग टाइम फॉर P1 नथिंग, 0, क्योंकि वेटिंग टाइम कुछ हुआ ही नहीं, वेट करा ही नहीं उसने। वेटिंग टाइम फॉर P2 ने कितना इंतजार किया, P2 ने 9 मिली सेकेंड तक इंतजार किया और 0.4 पे खुद आया था, तो 9 - 0.4, भाई जितना आया था वो भी तो माइनस करना पड़ेगा, कोई 0 से तो आया नहीं था, इसलिए क्या हुआ 8.6
मिली सेकेंड। उसके बाद वेटिंग टाइम फॉर P3 इज P3 ने कितना 8 तक इंतजार करा, लेकिन आया जो था वो भी काफी लेट आया था, देर से उठ के आया था, तो ये 7 मिली सेकेंड। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा टोटल 15.6/3 इसका एवरेज वेटिंग टाइम, जोड़ लीजिए आप चाहे तो, और इसका आंसर आएगा 5.2 मिली सेकेंड। सेम क्वेश्चन कि अगर भैया आप थ्रूपुट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, आप तो देख ले नॉन प्रिमिटिव एसजीएफ में भी 13 मिली सेकेंड लगे। तो नंबर ऑफ प्रोसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोसेस आर दी थ्रूपुट। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि जितनी प्रोसेस है अपॉन जितना टाइम उन प्रोसेस को करने में लग रहा है। तो अल्टीमेटली इन तीनों के अंदर थ्रूपुट 3/13 3/13 3/13 ही आ रहा है, क्योंकि तीनों चाहे नॉन प्रीएम्प्टिव हो, चाहे आपका अभी जो इससे पहले पढ़ा था क्या नाम है आपका SRTF हो, चाहे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, तीनों में 0 से 13 तक का गैंट चार्ट बन रहा है, इसलिए थ्रूपुट भी ये ऐसे ही आएगा। थैंक यू सो मच।